जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के सेशन में। आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड रहेंगे। आज का जो सारा सेशन है फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा। और जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग सीधा नहीं है, जैसे एक तो आपको कैसे पूछा जाता है, एक वर्ड दे दिया, फिर उसके 4 सिनोनिम्स या एंटोनिम्स दे दिए, आपको सिनोनिम या एंटोनिम बताना है। अब ये वाला जो सेक्शन था, जब यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया तो पेपर पे क्वेश्चन ऐसे डाला, डायरेक्ट आपको सिनोनिम्स नहीं पूछे। लाइक पहले क्या हो रहा था, एलआईबी क्वेश्चन में लिख दिया, एलआईबी आपको क्वेश्चन में लिख दिया, और फिर 4 ऑप्शन आपको गिवन थे, चारों ऑप्शंस में से आपको बताना था कि इसका सिनोनिम या एंटोनिम कौन सा है। अब डायरेक्ट सिनोनिम्स ना पूछ के आपको वर्ड मीनिंग के सेंस में पूछा। एक बार डायरेक्शंस देखेंगे। डायरेक्शंस क्या कह रही हैं? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पर्टिकुलर वर्ड इज प्रोवाइडेड, लाइक एलिबाई, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी? एलिबाई, है ना, एलिबाई इसको प्रोनाउंस करते हैं। फिर ये कह रहा है 4 सेंटेंसेस have been framed, one of which makes use of word correctly। फिर आपको 4 सेंटेंस दिए, आपको बताना है कि इस एलिबाई वर्ड को 4 में से कौन से ऑप्शन में करेक्टली यूज़ किया है। ठीक, अब ये अटेम्प्ट करने के लिए पहले आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। अब जब मीनिंग भी आता है, मीनिंग आपको आता है, फिर यूज़ कैसे किया। अब जब आपको इस तरह से वोकैब दी गई तो वोकैब का सिर्फ मीनिंग आना काफ़ी नहीं था। आप आगे देखेंगे कि मीनिंग आपको आएगा, फिर भी आपको ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे आंसर मार्क करने के लिए। तो सीधी सी बात यह है कि वोकैब के अलावा आपको आपके ग्रामेटिकल स्किल्स भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। ठीक, फर्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एलिबाई। एलिबाई इज़ गवाही। ठीक है, एलिबाई का मीनिंग होता है गवाही। कौन सी गवाही? लाइक जब कोई एक्यूज्ड है ना, एक्यूज के लिए कोई गवाही दे रहा है कि जब उस टाइम पे ये क्राइम हुआ तो वो मेरे साथ था, इस तरह की गवाही देना। या फिर जब ये चीज़ हुई वो पर्टिकुलर उस वाले प्लेस में नहीं था जहाँ भी ये सारा क्राइम किया गया। ठीक है, तो इस तरह की गवाही को हम कहते हैं एलिबाई। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द एक्यूज्ड वॉज एक्विटेड बिकॉज ही प्रोवाइडेड एन एलिबाई, है ना। एलिबाई अभी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की गवाही देना कि एट द टाइम ऑफ मर्डर और क्राइम पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पे नहीं था या मेरे साथ था। तो पहला ही सेंटेंस कह रहा है कि एक्यूज्ड को एक्विटेड मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, किसी भी ब्लेम से मुक्त कर देना, बाइज्जत बरी कर देना, क्योंकि उसने क्या किया, एक एलिबाई प्रोवाइड करी, एक गवाही प्रोवाइड कर दी, एक सबूत या गवाह। द एक्यूज्ड वॉज एक्विटेड बिकॉज हिज एलिबाई वॉज नॉट एक्सेप्टेड। उसकी जो गवाही थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उसको एक्विटेड किया गया, फ्री फ्रॉम ब्लेम किया गया। तो ऐसा तो नहीं है, गवाही एक्सेप्ट होगी तभी तो उसको फ्री फ्रॉम ब्लेम किया जाएगा, तभी उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। द एक्यूज्ड वॉज एक्विटेड बिकॉज हिज एलिबाई वॉज फॉल्स। ये भी नहीं हो सकता कि उसकी गवाही झूठी थी तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया। द एक्यूज्ड वॉज कन्विक्टेड बिकॉज ही प्रोवाइडेड एन एलिबाई। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने एक गवाही पेश की इसलिए उसको कन्विक्ट किया गया। कन्विक्ट मतलब सज़ा सुनाई गई, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन में जो आपका आंसर है वो है फर्स्ट, कि उसने एक गवाही क्या करी है, प्रोवाइड करी है, इसलिए एक्यूज को क्या कर दिया गया, फ्री फ्रॉम ब्लेम, बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो इस तरह से आपको सेक्शन में वो क्या पूछी गई और ऐसे आपको ऑप्शंस में से देखना था कि करेक्ट यूजेस कौन से वाले ऑप्शन में था पर्टिकुलर गिवन वर्ड का। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूसली। अब कॉन्टिन्यूसली वर्ड देखो, मीनिंग में सबको इजी लग रहा है, कॉन्टिन्यूसली क्या, लगातार, है ना। अब आप ऑप्शंस देखेंगे फिर आपको कैसे पता समझ में आएगा कि कहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली अच्छे से यूज़ किया है। द वेव्स लैप्ड अपॉन द शोर्स कॉन्टिन्यूसली। अब ऐसे पढ़ने से तो द फेलोज एट द एकेडमी फॉलो देयर एक्सरसाइज रूटीन कॉन्टिन्यूसली। द जेंट पिस्टन एट द ऑयल रिग हैमर्ड द ग्राउंड कॉन्टिन्यूसली। द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द लीकिंग टैप कॉन्टिन्यूसली। अब ऐसे पढ़ने से तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कॉन्टिन्यूसली में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वर्ड को एक्यूरेटली यूज़ किया है। फाइन, तो कॉन्टिन्यूसली जो वर्ड है बेसिकली दोनों मीनिंग्स के लिए आता है। एक मीनिंग हो जाता है लगातार और एक मीनिंग रहता है निरंतर, है ना। मतलब रेगुलरली का सेंस देगा ये एक बार में। जैसे मैं बोल दूँ आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलरली मीन्स टाइम टू टाइम, है ना। जब भी टाइम होता है, सुबह 7 बजे मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं क्या बोल दूँगी, रेगुलरली मैं एक्सरसाइज करती हूँ, आई डू एक्सरसाइज डेली। ठीक, रेगुलरली का मीनिंग होता है
मतलब पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी टास्क को परफॉर्म कर देना रिपीटेड टाइम्स, है ना, ठीक। तो अब मैं बोल दूं कि मैं आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो रेगुलरली मीन्स कॉन्जिक्यूटिवली आप बोल सकते हो, है ना, एक दिन रुक के भी कोई काम हो रहा है तो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, है ना। और एक सेंस क्या होता है, लगातार, मतलब बिना किसी गैप के भी अगर कोई काम हो रहा है तो आप उसके लिए भी कॉन्टिन्यूसली वर्ड यूज़ करते हैं। मैं बोलूँ छत से लगातार पानी टपक रहा था, अब मान लो बारिश हो रही है, छत लीक हो रही है, लगातार पानी टपक रहा है, अगर छत लीक हो रही है तो वो रेगुलरली थोड़ी पानी टपकेगा, लगातार ही टपकेगा ना। ऐसा नहीं है कि अभी 1 घंटे बाद 2-4 बूंदे टपकी, फिर 1 घंटे बाद फिर 2-4 बूंदे टपकी है। जब पानी टपकना स्टार्ट हुआ तो वो कॉन्टिन्यूसली टपक रहा है छत से, तो दोनों सेंस में आप कॉन्टिन्यूसली का यूज़ करते हैं। बट अब डिफरेंस क्या है पोजिशन का, जब भी कॉन्टिन्यूसली का सेंस किस तरह से जाता है, विदाउट गैप कोई चीज़ होती है, मीन्स लगातार जब कोई चीज़ होती है तो कॉन्टिन्यूसली की जो पोजीशन होती है सेंटेंस में उसको आप मेन वर्ब के बाद लिखते हैं। और जब कोई भी काम गैप के साथ हो रहा है वो रेगुलरली है, एक पर्टिकुलर गैप के बाद हो रहा है ना, ठीक है, तो उस केस में कॉन्टिन्यूसली वर्ड का जो पोजीशन है वो मेन वर्ब से पहले आ जाता है, ठीक है, एडवर्ब है ये बेसिकली। अब आप देखो, द वेव्स लैप्ड अपॉन द शोर्स कॉन्टिन्यूसली, जो लहरें थी वो लैप्ड मीन्स लहरों के जो जब वो लहरें किसी किनारे से टकराती हैं तो जो छप छप की आवाज़ आती है वो, है ना, लैप्ड अपॉन द शोर्स कॉन्टिन्यूसली, लहरें जो है वो शोर्स किनारों से कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही थी, टकरा रही थी, है ना। लहर एक तरफ से इस तरह से आती है, फिर वो किनारे से क्या करेगी, टकराएगी, फिर आएगी, फिर वो टकराएगी, मीन्स आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि गैप के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना। तो इस केस में ये जो कॉन्टिन्यूसली था ये कहाँ आना चाहिए था, द वेव्स कॉन्टिन्यूसली लैप्ड अपॉन द शोर्स। सेकेंड है, द फेलोज एट द एकेडमी फॉलो देयर एक्सरसाइज रूटीन कॉन्टिन्यूसली। अब फिर से वो एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हैं कॉन्टिन्यूसली, है ना। अब एक्सरसाइज रूटीन का ये मतलब थोड़ी है कि बस वो चल ही रहा है बिना किसी गैप के एक्सरसाइज, आज एक्सरसाइज किया 7 बजे, फिर कल 7 बजे किया, परसों 7 बजे किया, मतलब एक गैप के बाद एक पर्टिकुलर टास्क क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उस केस में फिर से इस कॉन्टिन्यूसली की पोजीशन को आप चेंज करेंगे, मेन वर्ब से पहले लेके आएंगे, द फेलोज एट द एकेडमी कॉन्टिन्यूसली फॉलो, फिर से पोजीशन यहाँ आनी थी, मीन्स ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। द जायंट पिस्टन एट द ऑयल रिग हैमर्ड द ग्राउंड कॉन्टिन्यूसली, हैमर्ड मीन्स थोड़े से मारना कोई चीज़ को, ठीक है। तो फिर से जब आप चोट मार रहे हो हथौड़े की तो फिर से थोड़े से गैप के बाद फिर से आप वो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, जो एक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो एक पर्टिकुलर गैप के बाद हो रही है, इसकी पोजीशन फिर से कहाँ पे आएगी, इधर आएगी उठ के। द जायंट पोजीशन एट द ऑयल रिग कॉन्टिन्यूसली हैमर्ड द ग्राउंड, इट मीन्स ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द लीकिंग टैप कॉन्टिन्यूसली। देखो अभी कॉन्टिन्यूसली का मीनिंग फिर से वही है, लगातार, है ना। लीकिंग टैप से जो पानी था वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा था, लीक कर रहा था। अब जब नलके से पानी लीक कर रहा है, नलके का ख़राब हो गया, वो टैप का ऊपर वाला क्या बोलते हैं उसको, जिससे आप खोलते हो नलका, है ना, वो ख़राब हो गया। जब पानी लीक करेगा तो वो ऐसा थोड़ी अभी लीक कर रहा है, फिर वो 2 मिनट के बाद लीक करेगा, फिर 4 मिनट के बाद, या फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम पे लीक करेगा, वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करेगा अगर नल आपका ख़राब है, ठीक। तो उस केस में कॉन्टिन्यूसली का पोजीशन सेंटेंस में कहाँ पे रहता है, मेन वर्ब के बाद, द वाटर वॉज फ्लोइंग, मेन वर्ब और पोजीशन ये रही आपकी, ठीक। तो आंसर क्या होना था, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इलिसिट, ठीक। इलिसिट इज टू इवोक समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कोई बात निकलवाना, है ना, किसी से कोई बात निकलवा देना, है ना, तो उसका मीनिंग होता है इलिसिट, टू प्रोड्यूस एन इंफॉर्मेशन या टू इवोक समथिंग फ्रॉम समवन। द कॉल सेंटर्स ऑपरेशंस वर फाउंड टू बी इलिसिट। अच्छा, यहाँ पे ना आप मीनिंग से सेंटेंस नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोकैब के साथ साथ मीनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे ग्रामर, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आना इम्पॉर्टेंट था, है ना। एक वर्ड होता है इलिसिट। अगर हम होमोफोन्स की बात करें, जिस साल पेपर में इस तरह का सेक्शन आया था, आपको एक और सेक्शन नया ऐड हुआ था, होमोफोन्स, है ना। जैसे इलिसिट एक वर्ड है, एक वर्ड आ जाता है इलिसिट, है ना। और दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है, देखो, इलिसिट इज इलीगल,
है ना, कोई भी चीज़ जो सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, अवैध जिसको आप बोल देते हो, उसका मीनिंग होता है इलिसिट, और ये वाले इलिसिट का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कोई चीज़ को निकलवाना। अब इलिसिट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, वर्ब। इट मीन कि ये जो इलिसिट वर्ड है जब भी सेंटेंस में आएगा एक्ट क्या करेगा, वर्ब। अब आपको 4 ऑप्शंस देखने थे, जिस भी सेंटेंस में ये वर्ब की तरह एक्ट कर रहा था वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपका आंसर था, ठीक। द कॉल सेंटर्स ऑपरेशंस वर फाउंड टू बी इलिसिट। अब देखो मेन वर्ब तो ये रही, कॉल सेंटर्स के जो ऑपरेशंस थे ये है आपके पास सब्जेक्ट, है ना, ये है वर फाउंड, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, मेन वर्ब टू बी इलिसिट। तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर वर्ड आना चाहिए था वो कैसा आना चाहिए था, एडजेक्टिव आना चाहिए था, लाइक द कॉल सेंटर्स ऑपरेशंस वर इलिसिट। अगर मुझे एक्टिव वॉइस में भी लिखना होता इन्फॉर्मेशन वाले सेंस में तब भी मैं ऐसे लिखती। अब ये पैसिव वॉइस में लिखा है, लेकिन दोनों ही केसेस में यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड आना चाहिए था, जबकि इलिसिट वर्ब परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे ये फिर से रॉन्ग है ऑप्शन, ठीक है। आपको देखना है कि इलिसिट जो वर्ड है सेंटेंस में वो मेन वर्ब की तरह एक्ट करना चाहिए, द इलिसिट। ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, द क्या है, आर्टिकल। अगर द आर्टिकल है इट मीन आर्टिकल के बाद जो वर्ड आता है वो आर्टिकल को किसको क्वालिफाई करने के लिए आता है, किसी भी नाउन के लिए। तो यहाँ पे तो आप इलिसिट लिख नहीं सकते, यहाँ तो आपको नाउन चाहिए था। ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया, आगे आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी इस पूरे सेंटेंस को, ठीक। यहाँ पे कोई नाउन आना चाहिए था। द डिमांड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन डिड नॉट इलिसिट, दिस वन इज करेक्ट। डू, डिड और डज, है ना, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है जो सेंटेंस में एक्ट क्या करता है, मेन वर्ब। डू, डिड, डज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक। डू, डिड, डज हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है मेन वर्ब एक्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इलिसिट इज यूज्ड करेक्टली। द इलिसिट रीजंस, ये फिर से यहीं पे रॉन्ग हो गया, द आर्टिकल के लिए ये नाउन परफॉर्म कर रहा है और इलिसिट जैसा वर्ड नाउन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक। तो ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन सी। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है समझना। अगर यही सेक्शन रिपीट होता है तो वर्ड का मीनिंग आने से कुछ नहीं होगा। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ वर्ड मीनिंग पे बेस्ड नहीं होंगे, आपको इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको देखनी है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, वर्ब को कैसे पहचानते हैं, इसी चैनल पर मेरा वीडियो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप दोनों वीडियोज़ को थॉरली देखें, फिर उन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 2 वीडियोज़ हैं वो वाले देखें, उसके बाद फिर आप चेक करें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वर्ड इज क्लाइमैटिक। ध्यान से पढ़ना है, क्लाइमैटिक नहीं पढ़ना है एक नज़र में, क्लाइमैटिक, है ना। एक वर्ड आ गया क्लाइमैटिक जो गिवन है, एक वर्ड होता है क्लाइमैटिक। क्लाइमैटिक इज रिलेटेड टू क्लाइमैक्स एंड क्लाइमैटिक इज सॉरी उल्टा हो गया, क्लाइमैटिक इज रिलेटेड टू क्लाइमैक्स, ठीक है। क्लाइमैक्स से रिलेट करने, क्लाइमैटिक मीन्स कंक्लूसिव, है ना, कोई चीज़ का कंक्लूजन, क्लाइमैक्स भी वही होता है ना, फाइनल कोई चीज़ है ना। तो क्लाइमैटिक इज एडजेक्टिव एंड क्लाइमैटिक इज रिलेटेड टू क्लाइमेट, मौसम से संबंधित इज क्लाइमैटिक। तो वर्ड कौन सा दिया है, क्लाइमैटिक, दैट मीन्स कि आपका जो यूजेस है सेंटेंस में वो किस तरह से होना चाहिए, फाइनल या फिर कंक्लूसिव, इस तरह का कोई सेंस जाना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द क्लाइमैटिक डिग्रेडेशन शैल लीड टू द क्लाइमैटिक डिग्रेडेशन शैल लीड टू द कैटाक्लिस्मिक वेदर चेंज। वेदर चेंज इट मीन आपको यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ क्लाइमैटिक नहीं क्लाइमैटिक होना चाहिए था, है ना, ये यहाँ रॉन्ग यूज किया हुआ है। सेकंड देखते हैं, द क्लाइमैटिक चेंजेस इन द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में क्लाइमैटिक कंक्लूसिव चेंज थोड़ी होंगे, एनवायरमेंट में तो मौसम से संबंधित चेंजेस होंगे। फिर से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्लाइमैटिक।
द क्लाइमेटिक आउटकम्स ऑफ रिस्ट्रेन्ड सस्टेनेबिलिटी आर पॉजिटिव। ये अभी हमें सही लग रहा है, इसको होल्ड करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द क्लाइमेटिक चेंजेस प्रिसेजिंग एनवायरमेंटल डिजास्टर आर प्रेडिकेटेड टू अनफोल्ड सून। फिर से आपको समझ में आ रहा है, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स आर प्रेडिकेटेड टू अनफोल्ड सून। इट मीन्स यहाँ पे फिर से कौन सा वर्ड आना चाहिए था, क्लाइमेटिक, है ना, रिलेटेड टू क्लाइमेट। तो आंसर है आपका सी, द क्लाइमेटिक आउटकम्स। क्लाइमेटिक मीन्स फाइनल आउटकम्स, है ना, कंक्लूजन कोई चीज का, फाइनल आउटकम्स ऑफ द रिस्ट्रेन्ड सस्टेनेबिलिटी आर पॉजिटिव। ये आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अफेक्ट। अब इसको अटेम्प्ट करने के लिए फिर से आपको अफेक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से आना चाहिए था। क्लास में जब होमोफोन्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको पढ़ाया था अफेक्ट और इफेक्ट का डिफरेंस, ठीक है। अफेक्ट सेंटेंस में किस लिए यूज करते हैं, प्रभाव के लिए, है ना, कोई भी चीज का क्या प्रभाव। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्ट क्या करता है, वर्ब। और अगर इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट मीन्स रिजल्ट कोई चीज का, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्ट क्या करेगा, ये नाउन की तरह। इट मीन ई वाला इफेक्ट जब सेंटेंस में आएगा, वो जहाँ पे भी नाउन का फंक्शन कोई वर्ड को करना है वहाँ पे लिखा जाएगा, और अफेक्ट जब लिखा जाएगा, ए वाला अफेक्ट वर्ब के प्लेस में लिखा जाएगा। लेट्स चेक। द न्यू डाइट डिड नॉट सीम टू हैव एनी अफेक्ट ऑन हर हेल्थ। देखो एनी क्या है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नाउन। दैट मीन्स यहाँ पे आना चाहिए था एनी इफेक्ट, है ना। आपको कंफ्यूजन होती है, आप ये देखो, गुड और बैड वर्ड्स के साथ क्या लिखते हैं, गुड और बैड के साथ आप क्या लिखते हो, गुड अफेक्ट्स लिखते हैं या गुड इफेक्ट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गुड या बैड इफेक्ट्स, है ना। गुड और बैड क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करता है, नाउन को। दैट मीन इफेक्ट जैसा वर्ड नाउन है जो ई से स्टार्ट हो रहा है। फिर से नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द न्यू स्कीम टू टेक अफेक्ट सर्टेन कंडीशंस हैव टू बी मेट। फॉर द न्यू स्कीम टू टेक अफेक्ट, फिर से यहाँ पे टू टेक इफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ चाहिए ही नहीं आपको, ठीक है। ये रही आपकी मेन वर्ब। इन इफेक्ट, ये तो यहीं पे रॉन्ग हो जा रहा है। इन क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट के लिए या तो नाउन नीडेड होता है या प्रोनाउन नीडेड होता है। इट मीन्स यहाँ से फिर से अफेक्ट हटके क्या लिखना चाहिए था, इफेक्ट, इन इफेक्ट, ठीक है। इन प्रेपोजिशन है, इसके बाद आप वर्ब नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो इसके बाद, नाउन या प्रोनाउन। अगर आप वर्ब लिख भी रहे हो तो फिर आप चेंज करते हो उसको आईएनजी लगा कर। The changed circumstances seemed to visibly affect her। यहाँ पे आपको ये जो वर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड की जगह चाहिए था मेन वर्ब, ठीक। The changed circumstances seemed to visibly, ये रहा मेन वर्ब, affect her। तो मेन वर्ब की जगह ए वाला इफेक्ट ही लिखा है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्रीट। एक वर्ड आता है डिस्क्रीट और एक वर्ड आता है डिस्क्रीट, है ना। गिवन आपको ये वाला वर्ड है यहाँ पे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स टू सेपरेट, है ना, इंडिविजुअली किसी चीज़ को सेपरेट कर देना। और इस वाले डिस्क्रीट का मीनिंग होता है केयरफुल, सेंसिबल, सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड दिया है, डिस्क्रीट, जहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, सेपरेट वाला सेंस दे रहा है वर्ड। सेंटेंसेस आप देखेंगे। द मैनेजर वॉज आस्क्ड टू मेक डिस्क्रीट इंक्वायरीज अबाउट द न्यू क्लाइंट। सेकेंड ऑप्शन है द डिस्क्रीट नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव। द डिस्क्रीट सीरीज हैड मैनी intervening gaps and it is important to be discreet while dealing with the sensitive material। फर्स्ट ऑप्शन देखें, द मैनेजर वॉज आस्क्ड टू मेक डिस्क्रीट इंक्वायरीज।
है ना। डिस्क्रीट इंक्वायरीज मतलब इंडिविजुअली सेपरेट होने की बात हो रही है, वो वाला सेंस तो जा नहीं रहा। यहाँ पे कौन सा डिस्क्रीट आना चाहिए था, DISCREET वाला। द डिस्क्रीट नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स वर वेरी एक्सपेंसिव। फिर से डिस्क्रीट यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे यही वाला डिस्क्रीट यूज होना था, सेंसिबल या केयरफुल वाला। द डिस्क्रीट सीरीज हैड मेनी इंटरवीनिंग गैप्स। डिस्क्रीट सीरीज मीन्स फिर से यहाँ पे किसका सेंस जाना चाहिए था, सेंसिबल का। तो यहाँ फिर से ये स्पेलिंग रॉन्ग है, फिर से EET वाला डिस्क्रीट आना था। आंसर इज ऑप्शन डी। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्क्रीट वाइल डीलिंग विद सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, सेंसिटिव मटेरियल को जब आप डील करते हैं तो यहाँ पे सेपरेट वाला सेंस के लिए आप ऑप्शन डी आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप एरर्स में देखोगे तो NDA, CDS या CAPF में इस पर्टिकुलर वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस। ठीक, अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, एक तो ये वाला इट्स है, दूसरा ये वाला इट्स है। जब आप एपोस्ट्रोफी एस के साथ इट्स लिखते हैं और जब आप इस तरह से इट्स लिखते हैं, ये एपोस्ट्रोफी वाला जो इट्स होता है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। इट इज़, इट हैज़ या फिर इट वॉज। जब आपको ये इस तरह से कंप्लीट नहीं लिखना है तो आप इसको क्या लिख देते हो, इट्स, इस तरह से। और ये वाला जो इट्स है ये कब आप यूज़ करते हो, ये वाला इट्स होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये इट के केसेस में आता है। केसेस क्या थे, इट सब्जेक्टिव केस में भी इट रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट रहता है। पोजेसिव एडजेक्टिव में आप इसको कैसे लिखते हो, इट्स। पोजेसिव प्रोनाउन इसका होता नहीं है और रिफ्लेक्सिव में आप इटसेल्फ लिखते हैं। ठीक, इट मीन कि ये वाला जो इट्स है विदाउट एपोस्ट्रोफ एस वाला जो इट्स है आप पोजेशन के लिए यूज़ करोगे। क्या है ये, पोजेसिव एडजेक्टिव। और ग्रामर का रूल क्या कहता है कि इंग्लिश ग्रामर में जब भी कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद किसका लिखना कंपल्सरी होता है, नाउन का। आप विदाउट नाउन किसी भी पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ नहीं कर सकते। और आप ये वाला एपोस्ट्रोफ एस वाला इट्स लिखते हैं तो इसके बाद आपको वर्ब लिखी होती है इस तरह से, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। अब देखते हैं ऑप्शंस। इट्स नेचर इज ससेप्टेबल। इट्स नेचर, नेचर क्या है, नाउन। इट मीन्स कि यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव आना चाहिए था, कौन सा, इट्स आना चाहिए था विदाउट एपोस्ट्रोफ एस वाला। रॉन्ग है ऑप्शन। व्हाट इज इट अबाउट इट्स परफॉर्मेंस। फिर से आप देखेंगे परफॉर्मेंस इज नाउन। अगर नाउन है यहाँ पे पोजेशन वाला इट्स आना चाहिए था, ITS। एपोस्ट्रोफ एस वाले इट्स की जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे देखो इट्स इम्पेरेटिव, दैट कंजक्शन, ये क्लॉज 2 है, यहाँ से यहाँ तक क्लॉज 1 है। क्लॉज 1 मीन्स अपना एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट रहेगा, अपना एक इंडिपेंडेंट वर्ब रहेगा। इट्स इम्पेरेटिव मीन्स इट इज इम्पेरेटिव, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये वाला इट्स, एपोस्ट्रोफ एस वाला इट्स आप तभी यूज़ करेंगे जब सेंटेंस में आपको ये समझ में आ रहा है कि एक सब्जेक्ट नीडेड है और एक वर्ब नीडेड है। ठीक, आप लास्ट ऑप्शन देखो। व्हाट अबाउट इट्स वैल्यू। वैल्यू इज नाउन और नाउन से पहले आपको चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होता नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये वाला इट्स होता है, तो यहाँ पे फिर से इट्स होना चाहिए था। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं एमिडस्ट। जब प्रेपोजिशन पढ़ाया है क्लास में उसी टाइम मैंने आपको वर्ड पढ़ाया है बिटवीन, अमंग, अमंगेस्ट और एमिडस्ट। ठीक है, बिटवीन आप 2 के लिए यूज़ करते हैं, अमंग 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, अमंगेस्ट आप वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले यूज़ करते हैं, और एमिडस्ट अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है ना। सेंस हिंदी में जाता है, इन द मिडल ऑफ, इस तरह से। एमिडस्ट देम हु डू यू थिंक इज बेटर। देम मीन्स पर्सन की बात हो रही है और पर्सन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ फिर क्या होना चाहिए था, अमंग। इट मीन्स ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एमिडस्ट हिज माइंड। फिर से किसी पर्सन की बात हो रही है, हिज माइंड, तो यहाँ पे एमिडस्ट नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, इन हिज माइंड। एमिडस्ट ऑल द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन इज अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है और मे का सेंस जा रहा है, ठीक है,
तो आप क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, अमंग चेंज हो जाता है एमिडस्ट में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर से एक बार फिर भी एक लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, हु एमिडस्ट यू। यू फिर से पर्सन है, इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं है यू, तो यहाँ पे भी फिर से क्या होना चाहिए था, अमंग। तीनों ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लेस। लेस वर्ड जब एडजेक्टिव पढ़ाया था उसी टाइम क्लास में मैंने आपको बताया था कि लेस एडजेक्टिव है, यूज़ कैसे करते हैं, लिटिल, लेस, लेसर और लीस्ट। ठीक है, लिटिल एडजेक्टिव यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू एडजेक्टिव यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। लेकिन यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में आकर डिफरेंस है, लेस का यूज़ आप करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और कभी आपको काउंटेबल्स के लिए बताना पड़ जाए तो लेस किस में चेंज हो जाता है, लेसर में। इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि लेस वर्ड अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आता है और लेसर काउंटेबल नाउन्स को क्वालिफाई करने के लिए आता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देयर आर लेस देन 14 पीपल, और पीपल कौन सा नाउन होता है, काउंटेबल नाउन। इट मीन्स कि यहाँ पे लेस नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, लेसर, है ना। जैसे मैं बोलूँ ही मेड लेसर रन्स दैन कोई और पर्सन है, उस तरह से। तो लेस रन्स नहीं, लेसर रन्स आपको यूज़ करना था, क्योंकि रन अनकाउंटेबल नाउन है। लेस स्टेट्स, स्टेट्स तो पहले ही एस के साथ लिखा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल नाउन है तो फिर से लेस को आपको चेंज करना था लेसर में। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी, देयर इज लेस शुगर। शुगर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, आपको समझ में कैसे आएगा कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। ऐसे नाउन्स जिनको आप काउंट कर सको, काउंट मीन्स ऐसे नाउन जिनके पहले आप काउंटिंग नंबर ऐड कर सकते हैं, या फिर जिनके बाद आप एस और ई एस ऐड करके उनको प्लूरल कर सकते हैं। लाइक मैं बोलूँ स्टार्स, या स्टार कौन सा नाउन है, तो बच्चों का आंसर होता है कि तारे तो अनगिनत होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन है। जब आप स्टार के पहले बोल सकते हो 7 स्टार्स, 5 स्टार्स, और स्टार को स्टार्स बना पा रहे हो, इट मीन वो किस में आता है, काउंटेबल नाउन में, है ना। कौन सा नाउन अनकाउंटेबल होता है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे मैं बोल दूँ एक चाय देना, तो एक चाय नहीं, एक कप चाय आपको बोलना पड़ेगा, है ना। एक चीनी नहीं आप बोल सकते, 1 किलो चीनी, 1 कटोरी चीनी, इस तरह से बोलेंगे, 1 बोरी चीनी, है ना। या फिर वाटर बोल दूँ तो 1 पानी नहीं, 1 गिलास पानी, इस तरह से 1 बॉटल पानी, है ना। तो इस तरह के नाउन जिनके साथ आप काउंटिंग नंबर डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, या फिर आप एस और एस नहीं पुट कर सकते, वो सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लेस यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। देयर आर वेरी लेस डेज, यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है डेज कौन सा नाउन है, काउंटेबल। ऑलरेडी एस वर्ड के साथ लिखा है, और प्लूरल में लिखा हुआ कोई भी नाउन कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। काउंटेबल नाउन है तो यहाँ फिर से लेसर होना चाहिए था, दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वर्ड यूज़ कैसे करते हैं, प्रैक्टिस वर्ड का 2 स्पेलिंग होता है, एक प्रैक्टिस में एस लिखा जाता है और एक प्रैक्टिस वाले स्पेलिंग में सी लिखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रैक्टिस कहीं पे भी यूज़ कर लो, जैसे डिफेंस या डिफेंस का स्पेलिंग है, सी वाला भी करेक्ट है, एस वाला भी करेक्ट है ना। लेकिन प्रैक्टिस या एडवाइस जैसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जब आप सेंटेंस में लिखोगे तो वो पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं, आप कहीं भी नहीं लिख सकते एस वाला प्रैक्टिस या सी वाला प्रैक्टिस। प्रैक्टाइज इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसको प्रैक्टिस ही पढ़ते हैं, दैट्स वाई ये होमोफोन्स की कैटेगरी में आता है। अब देखो यहाँ पे कौन सा प्रैक्टिस लिखा है, एस वाला प्रैक्टिस। एक स्पेलिंग आपका ये होता है PRACTICE, और एक PRACTISE। सी वाला प्रैक्टिस जब भी सेंटेंस में आएगा क्या एक्ट करेगा, नाउन। एस वाला प्रैक्टिस जब भी सेंटेंस में आएगा क्या एक्ट करेगा, वर्ब। अब प्रैक्टिस का मीनिंग तो सबको बच्चों को आता है, जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएगा तब तक समझ ही नहीं आएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। एस वाला प्रैक्टिस है, इट मीन कि जहाँ पे भी ये वर्ड लिखा होगा सेंटेंस में क्या एक्ट करना चाहिए, वर्ब। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस। यहाँ पे कौन सा प्रैक्टिस आना चाहिए था, सी वाला प्रैक्टिस। क्यों आना चाहिए था सी वाला प्रैक्टिस, इट सब्जेक्ट इज क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब अगर ये मेन वर्ब है तो दूसरा मेन वर्ब तो नहीं आएगा सेंटेंस में, इट मीन्स ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे नाउन आना चाहिए था, तो सी वाला प्रैक्टिस होना चाहिए था। ऑप्शन सी तो गया, ऑप्शन ए गया।
It has been the practice of academics to recommend students for higher studies. It has been the practice. अभी मैंने आपको बताया a, an और the के बाद लिखा हुआ पर्टिकुलर वर्ड क्या एक्ट करता है, नाउन ना कि वर्ब. अब द आर्टिकल और एक नाउन तो चाहिए. नाउन तो एकेडमिक्स भी है सेंटेंस में, लेकिन ये किसका नाउन है, ऑफ का. प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखे होते हैं, प्रेपोजिशन अपने नाउन या प्रोनाउन को अपने पीछे वाले वर्ड के साथ कभी भी शेयर नहीं करता. इट मीन्स कि द आर्टिकल का एक इंडिविजुअल नाउन होगा, तो प्रैक्टिस यहाँ पे नाउन एक्ट करना चाहिए था, तो सी वाला प्रैक्टिस लिखना चाहिए था फिर से, इसलिए ये ऑप्शन भी गया. व्हाट इज द पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ योर नेबर्स दैट यू आर ऑब्जेक्टिंग टू. पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. फिर से क्या है, द आर्टिकल, और द आर्टिकल के लिए आपको सी वाला प्रैक्टिस चाहिए था यहाँ पे, है ना. देखो आप ये देखो, पर्टिकुलर क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखे जाते हैं. तो प्रैक्टिस वर्ड मीन्स आपको यहाँ पे एक नाउन जैसा वर्ड चाहिए था, और नाउन लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस का एस हटा के सी ऐड करना पड़ता है, तो ये भी नहीं है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि टू प्रेपोजिशन के बाद जब भी कभी वर्ब लिखनी पड़े, वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और इस कंप्लीट फॉर्मेट को आप क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव. ठीक है, आप टू के बाद वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं लिख सकते. जैसे टू प्रैक्टिस्ड में यहाँ लिख दूँ तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, मतलब कौन सा वाला प्रैक्टिस आपको लिखना था, एस वाला प्रैक्टिस जो वर्ब एक्ट करता है, जो बिल्कुल लिखा हुआ है सेंटेंस में. देन ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चंस. तो यहाँ से ये समझ में आया कि वर्ड के मीनिंग आने के साथ साथ आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत ज़रूरी है. अगर किसी को नहीं आता है तो इसी चैनल पे दो अलग अलग वीडियोज़ हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उनको अच्छे से देखिएगा और फिर उसके बाद दोबारा करना ही है. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.